लोग कहते हैं कि अकेलेपन में इंसान भटक जाता है, लेकिन मैं उस रात एक ऐसे अजनबी की बाहों में भटकी जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी और उसकी जादुई छुअन जिसने मुझे अपनी ही नज़रों में बेबाक बना दिया। वो रात, वो कमरा, वो बोल्ड एहसास जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर पिया ने मसूरी के एक शांत इलाके में एक पुराना लेकिन खूबसूरत लकड़ी का कॉटेज किराए पर लिया था। पिया एक मशहूर उपन्यासकार थी, लेकिन पिछले 6 महीने से उसके शब्दों में वो जादू नहीं बचा था। उसे एक ऐसी कहानी लिखनी थी जो पाठकों की रूह तक पहुंच जाए, और उसके लिए उसे एकांत और प्रेरणा की तलाश थी। पिया का कॉटेज 2 हिस्सों में बटा था। दूसरे हिस्से में कौन रहता था उसे नहीं पता था। मकान मालिक ने बस इतना कहा था, वहाँ एक कलाकार रहता है, वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, आपको परेशान नहीं करेगा। पहली रात जब बाहर बर्फबारी हो रही थी, पिया खिड़की के पास बैठी अपनी कॉफी का लुत्फ उठा रही थी। तभी उसे बगल वाले कमरे में संगीत की हल्की आवाज सुनाई दी, एक वायलिन की धुन जो बेहद दर्द भरी और साथ ही बहुत आकर्षक थी। पिया अपनी बालकनी में आई। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उस धुन ने उसे रोक लिया। तभी उसने देखा कि बगल वाली बालकनी का दरवाजा खुला हुआ है और एक लंबा गठीले बदन वाला शख्स बाहर आया। उसने सिर्फ एक काली शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के बटन खुले थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। वह आरव था, एक पेंटर जिसकी पेंटिंग जितनी मशहूर थी वह खुद उतना ही गुमनाम। आरव ने पिया की तरफ देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि पिया को एक पल के लिए घबराहट हुई, लेकिन वह नजरें हटा नहीं पाई। आरव धीमी आवाज में बोला, इतनी रात को जागना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। पड़ोसी पिया ने खुद को संभालते हुए कहा, लेखकों की दुनिया रात में ही शुरू होती है और आपका संगीत वह सोने भी नहीं दे रहा था। आरव थोड़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग तरह की कशिश थी। वह धीरे धीरे रेलिंग के पास आया। अब उनके बीच सिर्फ 3 फीट की फासला था। पिया को उसके परफ्यूम की तेज मर्दाना खुशबू महसूस हो रही थी, जो ठंड के बीच में उसकी शरीर में एक गर्मी सी पैदा कर रही थी। आरव ने पिया के चेहरे की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे उसके गाल पर जमी ओस की बूंदे को पोंछना चाहता हो, लेकिन रुक गया। उसने पिया की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में एक कहानी छिपी है जो कागज पर उतरने के लिए तड़प रही है। शायद तुम्हें एक किरदार की तलाश है, या शायद एक अनुभव की। पिया की सांसें तेज होने लगी थी। आरव की मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था, वह और साथ अपनी ओर खींच भी रहा था। आरव ने धीरे से अपना हाथ पिया की हथेली पर रखा। उसकी छुअन बिजली की तरह पिया के पूरे शरीर में दौड़ गई। कल रात मेरे स्टूडियो आना, आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, शायद तुम्हारी कहानी का अगला चैप्टर मिल जाए। पिया कुछ कह पाती उससे पहले ही आरव अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। पिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी धड़कनें अब भी काबू में नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि यह पहाड़ की शांत वादियों अब इतनी शांति नहीं रहने वाली थी। अगली पूरी शाम पिया के लिए काटना मुश्किल हो रहा था। उसने कई बार अपनी डायरी उठाई, कुछ शब्द लिखे पर फिर काट दिए। उसके दिमाग में बार बार आरव की वही गहरी आंखें और उसकी मर्दाना खुशबू घूम रही थी। खिड़की के बाहर कोहरा गहरा होता जा रहा था और पिया के दिल की धड़कनें भी। रात के ठीक 10 बजे पिया के एक गहरा लाल रंग का सिल्क का गाउन पहना और ऊपर से एक ऊनी शॉल ओढ़ लिया। उसने दबे पांव आरव के स्टूडियो का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा पहले से ही थोड़ा खुला था। पिया धीरे से अंदर दाखिल हुई। पूरा कमरा मोमबत्तियों की हल्की पीली रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ बड़ी बड़ी कैनवास की पेंटिंग थी, जिनमें से ज्यादातर अधूरी थी। कमरे के बीचों बीच आरव खड़ा था। उसका पीठ पिया की तरफ थी। वह बिना शर्ट के था। उसकी पीठ की मांसपेशियों में एक अजीब सी मजबूती और खिंचाव दिख रहा था। देर कर दी तुमने, आरव की भारी आवाज गूंजी। बिना पीछे मुड़े पिया थोड़ी ठिठकी। मुझे लगा शायद आप व्यस्त होंगे। आरव धीरे से पलटा। मोमबत्ती की रोशनी उसके तरासे हुए बदन पर साए बना रही थी। उसने हाथ में एक ब्रश पकड़ा हुआ था जिस पर गहरा लाल रंग लगा हुआ था। उसने पिया को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें पिया के लाल गाउन पर टिक गई। लाल रंग तुम पर जचता है, यह जुनून का रंग है, आरव ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। वह पिया के इतने करीब आ गया कि पिया की उसकी सांसों की गर्माहट अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। आरव ने धीरे से पिया के कंधे से शॉल हटा दिया। पिया के ठंडे पड़ चुके कंधों पर जब आरव की गर्म उंगलियों का स्पर्श हुआ तो उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुम यहाँ अपनी कहानी का किरदार ढूंढने आई हो, है ना? आरव ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका हाथ अब पिया की कमर पर था, जो उसे धीरे से अपनी ओर खींच रहा
था। पिया की आवाज़ जैसी कहीं खो गई थी। उसने बस धीमी आवाज़ में कहा, मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि आप क्या पेंट कर रहे हैं। आरव थोड़ा झुका और पिया के कान के पास धीमे से बोला, मैं वो पेंट कर रहा हूँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम महसूस करना चाहती हो? उसने अपना वही रंग लगा हुआ हाथ पिया के गले के पास ले जाकर धीरे से छुआ। पिया के आंखें बंद कर ली। आरव की छुअन में एक तरह की बेबाकी और अधिकार था। उसने पिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई में झांका। तुम्हारी धड़कनें बहुत कुछ कह रही है पिया, आरव ने कहा और धीरे धीरे अपना चेहरा उसके करीब ले गया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मोमबत्तियों के जलने की आवाज और उन दोनों के तेज होती सांसें सुनाई दे रही थी। पिया को एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी का रिसर्च नहीं थी, बल्कि वह खुद इस आग में जलने के लिए तैयार थी। आरव ने पिया को अपनी बाहों में भर लिया और उसे दीवार के सहारे टिका दिया। उस रात की खामोशी में बाहर गिरती बर्फ के बीच उन दोनों के बीच की दूरियां अब पूरी तरह मिटने वाली थी। आरव ने पिया के गाउन की डोरी को धीरे से छुआ और पिया ने कोई विरोध नहीं किया। दीवार के सहारे टिकी पिया की सांसें अब पूरी तरह आरव की सांसों की उलझ चुकी थी। आरव ने जब पिया के गाउन की डोरी को छुआ तो कमरे की गर्माहट और भी बढ़ गई। मोमबत्तियां की लौ दीवार पर उन दोनों की परछाइयों को एक दूसरे में सिमटते हुए दिखाई दे रही थी। आरव ने पिया की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, डर रही हो पिया? पिया ने अपनी थरथराते हुए हाथ आरव के मजबूत कंधे पर रखे और एक गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, बस इस एहसास की आदत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी ही किसी कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से में जी रही हूँ। आरव थोड़ा मुस्कुराया और झुककर पिया की गर्दन के पास अपनी मखमली छुअन छोड़ दी। पिया के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने अपनी पकड़ आरव के कंधे को और मजबूत कर ली। आरव की उंगलियां अब पिया के कमर के घेरे के महसूस कर रही थी। उसने बड़ी नजाकत से पिया के गाउन को कंधे से थोड़ा नीचे सरकाया। सिल्क का वह लाल कपड़ा जब फर्श पर गिरा तो कमरे का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। आरव ने पिया को अपनी गोद में उठा लिया और उसे स्टूडियो के बीचों बीच रखे उस बड़े से मखमली दीवान पर ले गया जहां वह अक्सर अपनी पेंटिंग्स के बारे में सोचता था। आरव ने पिया के ऊपर झुकते हुए उसके बालों की एक लट को हटाकर उसके कानों के पीछे किया। उसने मेज पर रखे एक छोटे से प्याले से थोड़ा सा ठंडा पानी अपनी उंगलियों पर लिया और उसे पिया के नाभि के पास धीरे से छिड़क दिया। पिया ठंडक के उस अचानक एहसास से सिहर उठी। पेंटिंग सिर्फ रंगों से नहीं बनती पिया, आरव ने उसकी नाभि के पास अपनी उंगली के एक काल्पनिक आकार बनाते हुए कहा, वह एहसासों से बनती है और इस वक्त तुम मेरी सबसे बेहतरीन कृति हो। आरव की छुअन अब पहले से ही कहीं ज्यादा बोल्ड और जुनूनी होती जा रही थी। उसने पिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके सिर के ऊपर टिका दिया। पिया को आरव के शरीर की हरारत साफ महसूस हो रही थी। आरव के होठ जब पिया के होठों के करीब आए तो उसे लगा जैसे वक्त कहीं ठहर गया है। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं था, न कपड़ों का न ही संकोच का। पिया ने महसूस किया कि आरव सिर्फ एक पेंटर नहीं था, बल्कि वह उसकी आत्मा के उन कोनों को छू रहा था जिन्हें पिया के खुद कभी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, कमरे के अंदर का तापमान बढ़ता जा रहा था। आरव की हर हरकत में एक ऐसी आग थी जो पिया को अपने अंदर समा लेने के लिए बेताब थी। अचानक आरव रुका और पिया के चेहरे को सहलाते हुए बोला, कल से तुम्हारी डायरी खाली नहीं रहेगी, लेकिन क्या तुम इस आग को झेल पाओगी? पिया ने जवाब में आरव को और करीब खींच लिया। उसका यह कदम उस अनकही दास्तां की शुरुआत थी जिसका अंत अभी बहुत दूर था। रात अभी बाकी थी और उनके बीच की यह बोल्ड केमिस्ट्री अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। रात भर की उस गहरी नजदीकी और रूहानी मिलन के बाद जब सुबह की पहली सुनहरी किरण खिड़की के भारी पर्दों को चीरकर कमरे में दाखिल हुई, पिया की आंखें धीरे से खुली। कमरे में अब भी उस रात के जुनून की महक और मोमबत्तियों के पिघले हुए मोम की खुशबू बसी थी। पिया ने करवट ली पर आरव वहां नहीं था। दीवान का वह हिस्सा खाली था। पिया के शरीर पर आरव की दी हुई सफेद चादर लिपटी थी। वह हड़बड़ाकर उठी और उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच रखे उस बड़े कैनवस पर जो कल रात तक खाली था, अब एक अद्भुत पेंटिंग बनी हुई थी। वह पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि पिया की थी, लेकिन वह साधारण तस्वीर नहीं थी। उसमें पिया की उन भावनाओं को उकेरा गया था जो कल रात उसने आरव की बाहों में महसूस की थी। उसकी आंखों में वह समर्पण
और चेहरे पर छाई वह बोल्ड चमक कैनवास पर जीवंत हो उठी थी। तभी बालकनी का दरवाजा खुला और आरव के हाथ में 2 कप कॉफी लिए अंदर आया। उसकी आंखों में आज एक अलग तरह की चमक थी, जैसे उसने अपना सबसे बड़ा मकसद पा लिया हो। यह अद्भुत है आरव, पिया ने पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए रूंधे गले से कहा। आरव ने कॉफी का कप पिया के हाथ में थमाया और उसके पास बैठकर उसके बिखरे बालों को प्यार से संवारा। पिया, कल रात सिर्फ एक समझौता या आकर्षण नहीं था, तुमने मुझे वो प्रेरणा दी जो सालों से खो गई थी। इस पेंटिंग में सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, मेरा दिल भी शामिल है। पिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने आरव का हाथ थाम लिया। आरव, मेरी कहानी का अंत मिल गया है, लेकिन क्या यह हमारी कहानी का भी अंत है? आरव मुस्कुराया। उसने पिया को अपनी बाहों में समेट लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, नहीं पिया, यह तो सिर्फ प्रस्तावना थी, असली कहानी तो अब शुरू होगी। पिया को एहसास हुआ कि जिस शांति और प्रेरणा की तलाश में वह इन पहाड़ों पर आई थी, वह उसे सिर्फ एक कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक हमसफर के रूप में मिल गई थी। आरव की उस बोल्ड और बेबाक प्यार ने पिया के अंदर की लेखिका को हमेशा के लिए जगा दिया था। मकान मालकिन की वह बात सच साबित हुई। आरव वाकई अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाला कलाकार था, लेकिन अब उस दुनिया में रानी पिया बन चुकी थी। सूरज की किरण अब और तेज हो गई थी, जो उनके नए सफर और एक अधूरी दास्तां के मुकम्मल होने का गवाह बन रही थी। दोस्तों, आपको यह रोमांटिक कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी रोमांचक कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।